नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए। तो हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की प्रस्ताव की गई है? तो यहाँ पर 25, 50, 6, 75। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है, 25 बेसिस पॉइंट कटौती की प्रस्ताव की गई है। तो मौद्रिक नीति समिति क्या है? जो आरबीआई की जो तरलता को नियंत्रित करने की, समायोजित करने की एक समिति होती है और उसके द्वारा ही निर्णय लिया जाता है कि हम किस प्रकार से आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के में किस प्रकार तरलता को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, स्क्वीज करना चाहते हैं या इंजेक्ट करना चाहते हैं। तो मौद्रिक नीति समिति के दो उपकरण होते हैं, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। मात्रात्मक में होता है बैंक रेट, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, और एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ। वहीं गुणात्मक उपकरण की बात करें तो मार्जिन रिक्रूटमेंट होता है यानी एमआर, और दूसरा होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट आरसी, और तीसरा होता है मोरल सुएशन यानी नैतिक प्रभाव। तो ये होता है गुणात्मक, ये होता है गुणात्मक, ये होता है मात्रात्मक। और इसमें भी मात्रात्मक में भी ये तीन जो है आरबीआई की नीतिगत दरें होती हैं। नीतिगत दरें, और ये जो तीनों होते हैं ये आरबीआई की नीतिगत अनुपात होते हैं। आरबीआई की नीतिगत अनुपात। तो आप लोगों को पता होगा। तो अभी जो है मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट में कटौती की गई है और तरलता को बढ़ाने के लिए मार्केट में रेपो रेट में कटौती की जाती है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की है। यह एक नए फाइनेंशियल ईयर में कमेटी की पहली रिव्यू मीटिंग थी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इस मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नए फाइनेंशियल ईयर में पहली रिव्यू मीटिंग सोमवार को हुई थी और आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। एमपीसी ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो रेट अब 6% रह गया है। इससे पहले फरवरी में भी रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की गई थी। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है और इसके कम होने से आपके होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की किस्त कम होती है। अब देख लेते हैं हम लोग रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है। ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करती है। यानी जब मार्केट में मनी फ्लो कम होता है तो मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करती है, अपने रेपो रेट में कटौती करती है, रीपर्चेज ऑर्डर में कटौती करती है, ताकि जो है बैंकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा धन रह सके, उपलब्ध हो, और वो कंज्यूमर को, उपभोक्ता को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दे सकें। तो इससे क्या होगा, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा खर्च करने की कैपेसिटी होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा, मतलब वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, उत्पादन होगा और अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। तो अभी देख रहे होंगे किस तरीके से टैरिफ वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ऐसे में हर जगह की स्थिति यही बनी हुई है कमोबेश, कि मांग कम कम हो गई है और लोग ज़्यादातर जो है सेविंग पर ध्यान दे रहे हैं।
इसका मुख्य वजह एक कोविड भी था। तो चलिए, तो रेपो दर वह निर्धारित ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों को सरकार के समपार्श्विक यानी कोलेटरल के विरुद्ध और अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ओवरनाइट चल निधि प्रदान करती है। तो इसमें कोलेटरल जमा करना पड़ता है। सामान्य शब्दों में भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे रेपो दर कहते हैं। रेपो दर का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नीतिगत दरों के रूप में करके प्रतिभूतियों के क्रय के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि के लिए किया जाता है। चलिए, रेपो दर में कमी का प्रभाव क्या होगा। तो रेपो दर में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालीन ऋण अधिक मात्रा में लेंगे और इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात तरलता में वृद्धि होगी। उससे होगा क्या कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कमी की जाएगी, साख की मांग में वृद्धि अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता की वृद्धि होगी, यानी लोग ऋण ज़्यादा लेंगे। उपयोग व्यय और निवेश व्यय में वृद्धि होगी अर्थात समग्र मांग में वृद्धि होगी। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि अर्थात मुद्रा और स्फीति नियंत्रण होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश ने संभाली है और बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के पास स्थित 7 देशों का समूह है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो अभी जो है बिम्स्टेक की बैठक हुई थी और उसमें बांग्लादेश ने 2 वर्षों के लिए अध्यक्षता संभाली है और बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के पास स्थित 7 देशों का समूह है। ये दोनों कथन सही है। चलिए व्याख्या की ओर बढ़े। तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश ने संभाली है। इसलिए पिछले अध्यक्ष थाईलैंड से नेतृत्व मिला है। तो पिछला अध्यक्षता किसने किया था? थाईलैंड। वहीं पर बैठक भी हुई थी। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। यह बंगाल की खाड़ी के पास स्थित 7 देशों का समूह है। ये देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। यह समूह व्यापार, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थलों को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करता है। शिखर सम्मेलन में शिखर सम्मेलन घोषणा और बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया, जिसमें आर्थिक एकीकरण यानी वैश्विक चुनौतियों के प्रति लचीलापन और बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय समृद्धि हेतु एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की गई है। भारत के प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी, व्यापार, आपदा प्रबंधन और तकनीकी एकीकरण के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु 21 सूत्री कार्य योजना प्रस्तावित की है और इसने बिम्स्टेक के शासन और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई पर एक पायलट अध्ययन का भी प्रस्ताव रखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% महाराष्ट्र ने हासिल की है। वहीं वास्तविक वृद्धि का मतलब मुद्रास्फीति को शामिल किए बिना अर्थव्यवस्था की वृद्धि है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो अभी जो है पहले कथन पर चलें तो ये यहाँ पर महाराष्ट्र ने सर्वाधिक वृद्धि हासिल नहीं की है, बल्कि किसने किया है? ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है और दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा 2 हो जाता है। चलिए व्याख्या की ओर बढ़े। तो तमिलनाडु ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है। राज्य ने 9.69% दर से विकास किया है, जो पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु के लिए भी सबसे अधिक है। वास्तविक वृद्धि का मतलब मुद्रास्फीति को शामिल किए बिना अर्थव्यवस्था की वृद्धि है। तमिलनाडु में जीडीपी आंकड़े 2024-25 में बढ़कर 17,23,698 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो स्थिर मूल्यों पर
जीएसडीपी को दर्शाता है। वहीं 2017-18 में वृद्धि दर 8.59% रही। 2020-21 में कोविड-19 अवधि वृद्धि दर 0.07% पर बहुत कम थी, किंतु फिर भी सकारात्मक थी। क्षेत्रवार वृद्धि के अनुसार तृतीयक क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जहां 12.7% वृद्धि हुई थी। द्वितीयक क्षेत्र में यह वृद्धि 9% थी। तमिलनाडु ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है। राज्य ने 9.69% दर से विकास किया है, जो पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु के लिए सबसे अधिक है। वास्तविक वृद्धि का मतलब मुद्रास्फीति को शामिल किए बिना अर्थव्यवस्था की वृद्धि है। प्राथमिक क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। इसकी वृद्धि दर केवल 0.15% रही है, जबकि अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 10% है। भविष्य की संभावनाओं पर गौर करें तो तमिलनाडु 2021-22 में 8% से अधिक की दर से बढ़ रही है। वहीं यह 9.7% की दर से बढ़ता रहा व निर्यात बढ़ता रहा तो राज्य जो है, एक मिनट दोस्तों, तो राज्य जो है $1 ट्रिलियन यानी 2032-33 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकती है। हर क्षेत्र 2024-25 की तुलना में 0.5% ज़्यादा बढ़ता है तो 2025-26 में कुल वृद्धि 10.7% हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें तो हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह प्रतियोगिता चिली में हुआ है। अविनाश जम्बवाल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो दूसरा कथन हमारा तो पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथन में से कौन से कथन गलत हैं। तो ये कथन सही है। अविनाश जम्बवाल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। वहीं हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यहाँ तक तो कथन सही है, लेकिन यह प्रतियोगिता चिली में नहीं हुई है बल्कि जर्मनी में हुई है। ठीक है, इसलिए यह कथन गलत है। पूछ क्या रहा है, गलत कथन ही पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें तो भारत की मुक्केबाजी टीम ने ब्राज़ील को फ्राज डू इगुआसू में आयोजित 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अपने पहले ही प्रयास में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में हितेश गुलिया ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और अब तक के एकमात्र भारतीय मुक्केबाज बने हैं। उनकी यह ऐतिहासिक जीत तब और ख़ास बन गई जब फाइनल में उनके प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के ओडेला कैमारा चोट के चलते मुकाबले में नहीं उतर पाए। हितेश की इस उपलब्धि के अलावा अविनाश जम्बवाल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया, जबकि 4 अन्य भारतीय मुक्केबाजों ने विभिन्न भार वर्गों में कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत ने कुल 6 पदकों के साथ टूर्नामेंट का समापन किया, जो कि नवगठित वर्ल्ड बॉक्सिंग संस्था द्वारा आयोजित इस एलिट स्तर की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की पहली भागीदारी के लिए बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारतीय मुक्केबाजों की टीम की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार रहीं, जैसे ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हितेश गुलिया वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने और प्रतिद्वंदी की चोट 700 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के ओडेल कैमारा चोटिल होने के कारण हिस्सा नहीं ले सके, जिससे हितेश को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। यहाँ पर 700 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 70 होगा। ठीक है, 1 किलो एक्स्ट्रा है तो 70 किलो भार वर्ग में। तैयारी शिविर की बात करें तो हितेश ने अपनी सफलता का श्रेय ब्राज़ील में आयोजित 10 दिवसीय तैयारी शिविर को दिया। इस कैंप ने उनके तकनीकी और रणनीतिक कौशल को निखारने में मदद की। रणनीतिक मजबूती भी है। शिविर के दौरान सीखी गई रणनीतिक बारीकियों ने फाइनल मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभाई, जिससे हितेश को जीत हासिल करने में मदद मिली।
वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारतीय मुक्केबाजों की अन्य उपलब्धियों की बात करें तो रजत पदक विजेता अविनाश जम्बोवाल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्राजील के कोकल फेवरेट यूर सीरीज के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया, लेकिन बेहद करीबी अंतर से हार गए और रजत पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक विजेता की बात करें तो जदुमणि सिंह मंदेगबग बम 50 किलोग्राम में, मनीष राठौर 55 किलोग्राम में, सचिन 60 किलोग्राम में, विशाल 90 किलोग्राम में। भारतीय दल का प्रदर्शन। भारत ने इस प्रतियोगिता में 10 सदस्यीय टीम भेजी थी। यह पेरिस ओलंपिक के बाद टीम की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी रही है। 6 पदकों के साथ यह प्रदर्शन बेहद सशक्त रहा, जो लॉस एंजेल्स 2028 ओलंपिक की तैयारी के लिए टीम का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। तो यहाँ पर एक देखिए दूसरा प्रश्न भी निकल रहा है, लॉस एंजेल्स में होगा क्या 2028 में ओलंपिक की। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में अमल साव चीकू को जीआई टैग मिला, जिसका संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये जो है गुजरात से है। चलिए व्याख्या को देखें तो हाल ही में गुजरात के अमल साव चीकू को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया, जिसके साथ यह गुजरात का चौथा जीआई प्रमाणित खाद्य पदार्थ बन गया है। यह उपलब्धि न केवल क्षेत्र के किसानों के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि भारत की समृद्ध कृषि विरासत को भी उजागर करती है। जीआई टैग किसी उत्पाद की विशिष्टता और उसके भौगोलिक मूल्य को प्रमाणित करता है। अमल साव चीकू अब गिर केसर आम, कच्छी खारेक और भालिया गेहूं के बाद गुजरात की सूची में शामिल हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह टैग न केवल इस फल की मिठास और गुणवत्ता को संरक्षित करेगा, बल्कि किसानों को वैश्विक बाजार में बेहतर अवसर प्रदान करेगा। नवसारी जिले के गढ़देवी तालुका में उगाया जाने वाला यह चीकू अपनी मिठास, महीन बनावट और लंबी शेल्फ लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात अकेले भारत के 98% चीकू निर्यात में योगदान देता है, जिसमें नवसारी सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और बहरीन इसके प्रमुख आयातक हैं। भारत में अब तक 600 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। इसमें हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ और वस्त्र भी शामिल हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चंदेरी साड़ी और तमिलनाडु के कोल्हापुरी चप्पल जैसे उत्पादों को भी यह सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो कपिल देव, जैसा, मोहसिन नकवी और इनमें से कोई नहीं। तो ये मोहसिन नकवी को चुना गया है। चलिए व्याख्या को देखें तो मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, को आधिकारिक तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे श्रीलंका के सम्मी सिल्वा का स्थान लेंगे और महाद्वीप की क्रिकेट संस्था का नेतृत्व करने पर गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने एशियाई क्रिकेट में विकास, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा और उपयोगी होगा, और आप लोगों से बस यही अपील है कि अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।